अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक वित्त विधेयक का संबंध है वहाँ से आरंभ करना चाहूँगा जहाँ माननीय मंत्री ने कल छोड़ा था, जब वह कतिपय आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कह रहे थे। उस समय उन्होंने एक अल्पकालीन आधार पर समस्या का निपटान किया था, थोड़ी अवधि के लिए पूर्ति और मांग का प्रबंध, ताकि कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सके। मैं लंबी अवधि की अस्थायी समस्याओं की बात करना चाहूँगा जो लगभग जटिल हैं और जिनमें कीमतों को बढ़ाने की प्रवृत्ति है, एक ऐसी प्रवृत्ति जो वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था में रही है। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने कहा था कि सरकार का पहला कार्य महंगाई को रोकना होगा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण इसके कार्यक्रम के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। इसके कुछ अस्थायी घटक हैं। पहला है राजकोषीय असंतुलन, जो 7206 करोड़ रुपए के घाटे के कारण उत्पन्न हुआ है। मैं नहीं जानता कि बजट में इतना घाटा रहते हुए वह कैसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रख सकते हैं। इससे एक बड़ी घाटे की अर्थव्यवस्था उत्पन्न होगी, जिससे केंद्रीय बैंक पर सरकार का अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण बढ़ेगा और हमारे देश में इस प्रकार की घाटे की अर्थव्यवस्था पर्याप्त समय से चली आ रही है और वित्त मंत्री इस परंपरा को तोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। किंतु यही मुद्दा नहीं है। हमने घाटा बजट से जो अनुमान किया है, घाटे की अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज़्यादा होगी। बजट में 7206 करोड़ रुपए का घाटा है। वास्तव में वास्तविक घाटा बहुत अधिक है। अनेक आलोचकों ने तथा पूर्व वित्त मंत्री ने भी यह कहा है कि यह घाटा कम करके बताया गया है, क्योंकि एकमुश्त भुगतानों को वर्तमान वर्ष के बजाय विगत वर्ष के नाम में डाल दिया गया है। उदाहरणार्थ, भारतीय खाद्य निगम को 260 करोड़ रुपए का भुगतान सार्वजनिक निगमों के 588 करोड़ रुपयों के ऋण को बट्टे खाते डालना तथा रक्षा भुगतानों के समायोजन के लिए 100 करोड़ रुपए पूर्ण विराम। यदि इन भुगतानों को इस वर्ष में उचित ढंग से दिखाया जाता तो यह घाटा इससे अधिक होता। इस घाटे के साथ साथ पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों और रेल भाड़े, दूरसंचार, डाक प्रभारों तथा उत्पाद
शुल्क में वृद्धि के भी कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। समाप्त।